ओके सो सॉरी कल क्लास नहीं हो पाई थी। लास्ट वीक फ्राइडे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कर लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा था। अब कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बचे थे जो मैंने असाइनमेंट में दे दिए थे। असाइनमेंट अगर आपने सॉल्व किया मुझे बताइए, कुछ जो क्वेश्चंस अटके हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर्स बताते जाइए मुझे। हाँ, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। सो क्वेश्चन नंबर तो देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है भाई, जिन लोगों ने नहीं भी किया देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसीलिए मैंने असाइनमेंट बना के डाल दिया था। 4 स्फीयर्स हैं, डायमीटर 2a है। हर स्फीयर का जो डायमीटर है दैट डायमीटर इज 2a। इसे आपने स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे रख दिया। हर स्फीयर का मास m है। स्क्वायर की जो साइड है दैट साइड इज b। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का चाहिए अबाउट वन साइड ऑफ अ स्क्वायर टेकन एज एन एक्सिस। तो स्क्वायर की एक साइड को एक्सिस मान लीजिए, इस एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। वो साइड कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहां क्या होगा, इसको स्फीयर नंबर 1 कहता हूं, इसे स्फीयर नंबर 2 कहता हूं, इसे स्फीयर नंबर 3, स्फीयर नंबर 4। पहली चीज ये, अगर स्फीयर में कुछ मेंशन ना हो कि स्फीयर सॉलिड है या स्फीयर हॉलो है, तो बेस्ट ये होता है आप उसे सॉलिड लेके चलिए। अगर कुछ नहीं पता आपको स्फीयर्स में, तो स्फीयर को आप सॉलिड लेके चलिए, सॉलिड स्फीयर। अब देखिए एक्सिस इस स्फीयर से पास कर रहा है, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो चारों स्फीयर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर कर आ जाएगा। I1, I2, I3 एंड I4 चारों को ऐड कर कर आता है। अब चारों को जब आप ऐड करोगे तो I1 इज भाई 2/5 mr स्क्वायर होता है, इट्स 2/5 m। रेडियस कितना है 2a, इट्स 2a का होल स्क्वायर। तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2/5 m 4a स्क्वायर। तो ये आ गया 8m/5a स्क्वायर। दैट्स I2 जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब देखो सेकेंड स्फीयर के सेंटर से नहीं पास हो रहा, यहां जा रहा है। इस सेंटर के अबाउट पता है आपको 2/5 mr स्क्वायर होता है। इसके लिए क्या करोगे तो बताएगा मुझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है 2/5 mr स्क्वायर, जो सेंटर से पास हो रहा है, मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। क्या करोगे? हाँ मरियम कुछ बोल रही है, बताओ। अरे कौन सा नहीं सर जीरो 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 क्यों होगा? नहीं जीरो नहीं होगा। कोई और बताओ मुझे। सर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द क्योंकि डिस्टेंस इज 0। दोबारा दोबारा कहना सामिया, दोबारा दोबारा क्या कहा? सर स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिर्फ वही कंसीडर होगा सर, अबाउट द एक्सिस तो 0 हो जाएगा।
अरे नहीं नहीं यार, क्यों जीरो हो जाएगा, किसने कह दिया? टॉर्क थोड़ा ना ले रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे। इस एक्सिस के अबाउट नो ने मुझे तुम्हें सिखाया था, अगर एक एक्सिस के अबाउट पता है, दूसरे एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हैं। यस सर। अरे भाई देखो, इस एक्सिस के अबाउट पता है तुम्हें, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, दोनों एक्सिस में सेपरेशन b है, दोनों एक्सिस के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन b है। तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका है, इट्स 2/5 m इंटू 2a² पहले का, प्लस m इंटू इस एक्सिस के अबाउट तो इतना आ गया, आपको इस नए एक्सिस के अबाउट चाहिए, दोनों में सेपरेशन b है, mb²। ये बताइए, ये आया ना? सर I3 जब आप लोगे तो देखो I3 इतना ही आएगा भाई, I3 जब आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली I3 इतना ही आएगा, 2/5 m इंटू 2a का स्क्वायर प्लस mb²। और जब तुम I4 कैलकुलेट करोगे तो सेंटर से पास हो ही रहा है, 2/5 m 2a का होल स्क्वायर। ये चारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आ गया। So, जब आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे ना, तो टोटल तो चारों का सम आएगा, I1 I2 I3 I4। भाई एक चीज और है, अगर आप अपने एंट्रेंसेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सैटरडे जो मैं क्लास लेता हूँ 1 घंटे की, उसमें आना पड़ेगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इस बैच के अंदर सिर्फ मैं एनसीईआरटी या थोड़ा बहुत ही आगे लेकर जाता हूँ, बाकी जो चीजें रह जाती हैं नीट और जेई के लिए, उन सब के लिए मैं सैटरडे क्लास लेता हूँ, सैटरडे 12 to 1। कुछ बच्चे तो रेगुलर आते हैं, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ये अब वो जो वाला बैच स्टार्ट करने वाले थे, जो न्यूमेरिकल्स का था, वो कब होगा? यार वो एक बैच में मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं अभी ना वहाँ एसएचएम और वेव से करा रहा हूँ, पहले एसएचएम एंड वेव्स, फिर उसके बाद पीछे। तो जो आप उस पे ये वाले चैप्टर का पढ़ाएं तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ सर आपने सैटरडे के लिए बोला था, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मीटिंग आईडी भी बता दूंगा, पर मिला मीटिंग नहीं। आईडी तो यही होती है, यही सेम मीटिंग आईडी है, यही होती है ना हमदा, ये मीटिंग आईडी चेंज है, यही होती है। यस सर यही है। यही मीटिंग आईडी। ओके। हाँ तो देखो हर्षित, हमें इस एक्स, अच्छा सॉरी 3 और 4 मैंने इधर उधर कर दिया, सॉरी ये मैंने ना I4 निकाल दिया और ये I3, ये मैंने I4 निकाल दिया और ये I3। तो जब आप ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, इसको 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 इसको, तो 2/5 2/5 2/5 2/5 4 बार ऐड हो जाएगा, 8/5 m इंटू 2a का स्क्वायर, mb² 2mb²। So ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 8/5 m इंटू 2a का स्क्वायर प्लस 2। सर हाँ जी सर, अगर जैसे फोर स्पीयर्स हैं तो सर हमें पर्टिकुलरली कैलकुलेट करना जरूरी है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते 4 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर? नहीं, देखो खुद देखो यहाँ अलग अलग है ना, देखो फर्स्ट स्फीयर का तो चलो ठीक था, लेकिन क्या सेकंड स्फीयर का सिर्फ 2/5 ma स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। नो सर, यस सर, mb² प्लस। मैं देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और था, रशाद का भी 3 था और शायद किसी और ने भी कहा हुआ, अलीना ने भी कहा है 3। तो 4 spheres each of radius a and mass m are placed with the centers on 4 corners squared 3 km inertia in diagonal of the square। तो सेम क्वेश्चन है ना, जस्ट उसने रेडियस चेंज कर दिया है और एक्सिस चेंज कर दिया है। यस सेम क्वेश्चन, ज्यादा चेंज नहीं आया। तो इसको मैं रब कर दूं नेक्स्ट स्लाइड पर। सर ये Yes, 2/5 mr² में r रेडियस होता है ना? जी आर रेडियस। सर बट यहाँ तो डायमीटर दिया था ना 2a। डायमीटर दिया था, सर आपने बोला था शायद डायमीटर था। डायमीटर दिया था, यस। तो मैं हर जगह ए कर दूं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रुको ए कर दूं। सॉरी यार मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा ये रेडियस है, ये मैं इसको रेडियस लेके कर गया। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुए, बस वो 2a डायमीटर दिया था, मैंने उसको रेडियस समझ के निकाल दिया था। अब थर्ड क्वेश्चन,
तो थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के हर वर्टेक्स पर एक स्फीयर रखा है, सबका रेडियस b, मास m, रेडियस b, नाम देख लेना भाई, b है। डायगोनल दे दिया एक्सिस, वैसे ही नाम दे देते हैं स्फीयर का, इसे 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं, इसे 4 कह देते हैं। तो देखो 1 और 4 के साथ इशू नहीं, क्योंकि ये तो सेंटर से एक्सिस पास हो ही रहा है, तो तुम जानते हो 2/5 मेरा स्क्वायर है। इशू इसके साथ है, इशू इसके साथ है। इशू इसके साथ है। तो ये जो सेपरेशन है ना, इट्स b, ये जो आएगा दैट्स b/√2, दैट्स b/√2, दैट इज b/√2। तो यहां जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फर्स्ट स्फीयर का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, इट्स 2/5 m²। अब ये b/√2 कैसे आता है, ये भी सिखाना है, ये सीखे वो पता है सर। पता है ना, चलो गुड। तो mb²। I2 जब लोगे ना, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट तो जानते हो सेंटर से पास हो रहा है, 2/5 m²। सेपरेशन है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो, 2/5 mb² प्लस m इंटू, और जो लोग बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करते हैं, ये बहुत परेशान करेगा तुम्हें कुछ दिन के बाद जाकर, 2/5 mb² I4 2/5, फिर देखो यहां से लोगे तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी होगी, mb² प्लस mb/√2 का होल स्क्वायर। ये चारों को लेकर ऐड कर दो, I1 I2 I3 प्लस 3। अरे फिर मैंने गड़बड़ मारी, नहीं यार ये 3 और 4 ना गलत हो रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है। मैं कर लूँ कैसे? इसके अलावा वाली स्लाइड दिखाइएगा। कौन सी वाली, इससे पहले वाली? इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ चीजें हैं, रॉड को टेढ़ा मेढ़ा रखकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाएगा, बट वो मैं सैटरडे ही डिस्कस कर पाऊंगा, अभी करूंगा तो सिलेबस स्लो हो जाएगा। सर इंडिविजुअल साइड लेंथ b है ना? जी बी, ओके ओके। साइड लेंथ भी बी ली है, रेडियस भी बी लिया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और दिया हो, मैं बस बी ही लेके चल रहा हूँ। आगे बढ़े, रब कर दूं इसे? एक सेकंड सर बस। डन सर। ओके सर वेट कर लेते हैं। सर रेडियस भी बी दे रखा था और सेपरेट जो स्क्वायर की जो एक साइड है वो भी बी दे रखी थी। यार मैंने ना ले लिया दोनों को, भी हो सकता है उसका नाम कुछ और दिया हो, तो इतने इंटेलिजेंट तुम लोग हो कि नाम तो बदल लो। रेडियस भी बी और सेपरेशन भी मैंने बी मान लिया। हाँ जी भाई आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओवर। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, वो आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आ सकते, मैं सैटरडे ही डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर सकता हूँ चीजों।
इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट टॉपिक इज डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो एक काम करते हैं, रिजिड बॉडी का डायनामिक्स ना काइनेमेटिक ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के साथ करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी इन पार, और रोटेशन का भी अंदाजा लग जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं ट्रांसलेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्या समझ में आता है ट्रांसलेशनल मोशन से? कुछ तो नहीं, बॉडी आगे बढ़ रही है सिर्फ। Yes, a motion in straight line. स्ट्रेट लाइन। और रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, एक ही एक्सिस पे घूम रही है, गोल गोल। प्योर रोटेशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में सबसे पहला आता है, हम काइनेमेटिक्स तो पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब तो आप जानते हैं। सबसे पहला आता है मास। मास की जगह रोटेशन में क्या यूज करते हैं? जरा अनम्यूट कर लो माइक अपने और बताना शुरू करो, लगे कि Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं एक फॉर्मूला नहीं लिख सकता है ना, आप जानते हो अलग अलग शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले अलग अलग। इसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते थे मास इनटू एक्सीलरेशन। जब रोटेशन में आओगे, देखो एनालॉग, अगर आप जानते हो ना फोर्स की जगह क्या यूज करते हैं, तो आगे भी हम फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर लेंगे। रोटेशन में फोर्स की जगह क्या यूज करते हैं? टॉर्क यूज करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्स। so this is moment of inertia और अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे। फोर्स के बाद मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। रोटेशन में हम यूज एंगुलर करते हैं मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एल। एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की जगह आई, वी की जगह एल इज आई। मोमेंटम की जगह नेक्स्ट हम यूज करते हैं वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यहां भी जो आप यूज करोगे दैट इज वर्क डन। फोर्स की जगह आप टॉर्क लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अच्छा, ये कब यूज करते हैं ये एक्सप्रेशन? हमेशा या सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए? कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, वेरिएबल अगर फोर्स होती थी तो क्या करते थे? कुछ करते थे? इंटीग्रेट करेंगे। Integrate. पूरी डायनामिक्स आती है इसका, वेरिएबल फोर्स के लिए। तो रोटेशन में क्या करोगे? सर टॉर्क से करेंगे। अगर Yes, टॉर्क वेरिएबल integrate. होगी तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब्दुल्ला, दानिश, हो रहा है? ये है कांस्टेंट टॉर्क, ये है वेरिएबल टॉर्क के लिए। एक एक कोना में जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला, हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। हो रहा है। दानिश? यस सर, यस सर। हर्षित तो करा हुआ है, और कौन है इसमें? अच्छा, आज हिमांशु आया है, छुट्टियां बहुत मारते हैं तो। चलो जी, फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी ढूंढते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप रोटेशन में लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह। ओमेगा। और चीजें देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमने पढ़ा था, सबके एनालॉग लिखते हैं। वर्क, एक सेकेंड सर, प्रीवियस स्लाइड लगा दीजिए।
मैं भी लगा दूंगा, सब लिखेंगे, सब एक साथ लिखेंगे, भी किसी ने नहीं लिखा होगा। उसमें एक बार पूरी लिस्ट कंप्लीट कर दूं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम था, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ भी वही है वर्क एनर्जी थ्योरम, बस फर्क चेंज हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ होता था हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, लेकिन अब जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो वर्क डन हो जाएगा change in kinetic energy, which is half I omega 2 square minus half I, which is omega 1 square. That's work energy theorem. Work energy theorem के बाद next है आपका power का expression. Power is the ratio of work done in time. This power. यहाँ भी वही चीज है, और इसको आप लिखते थे F डॉट V। यहां जब आप पावर लिखते हो है तो वही चीज, वर्क डन बाय टाइम। इसे फोर्स की जगह आप टॉर्क लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी की जगह आप एंगुलर वेलोसिटी करते हैं, टाउ डॉट। आपने 8 लिख दिया 7 की जगह। अच्छा चलो जी, 7 हो गया ना। पावर हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, और क्या बचा हुआ है? और कुछ पढ़ा था हमने लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी में, थ्योरम पावर में? अरे जल्दी बताओ, उसका भी एनालॉग देख लेंगे, कोई क्वांटिटी मिस तो नहीं हो रही? खुद नहीं याद रहता ना। इम्पल्स क्या था? इम्पल्स याद है किसी को? सर इम्पल्स यस सर, जो शॉर्ट टाइम के लिए चेंज इन मोमेंट, change in momentum p2 minus p1, impulse। impulse को यहां angular impulse कहते हैं। this is torque multiplied by time, angular momentum L2 minus angular momentum L2। तो ये रिलेशंस हैं कि आपने रेक्टिलिनियर मोशन में लिखा और फिर रोटेशन में आप इन सब चीजों को यूज करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसमें से जो मेजर डेरिवेशन है वो इसकी आ जाती है, मैं आपको ये डिराइव करा चुका हूँ। मेजर डेरिवेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराते कराते मैंने आपको डिराइव करा दिया था, और ये सब आप कर चुके हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। क्वेश्चंस कहाँ गए? डन सर। प्रसाद लिख रहे हो ना, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहे हो? नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेने के बाद होता ही नहीं कहीं, हाँ, स्क्रीनशॉट रह जाता है बस फोन में। स्क्रीनशॉट हमेशा स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, कुछ होता ही नहीं उसका। आप क्वेश्चंस लिखना शुरू करो। जो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ ये तो मेरे को सीधा सीधा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा रोटेशन। ये फॉर्मूले ऑलमोस्ट सारे रिलेशंस एक साथ यूज कर देगा। So हाँ, so this is the question। इसे भी लिख लीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूँ। सर पिछली स्लाइड लिख लीजिएगा तो बताइए। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सर बस अच्छा अभी भी नहीं हुआ है। अरे स्कूल में एग्जाम्स फाइनल कब से हैं? फेब में ही हैं या और जल्दी हो रहे हैं इस बार? यस सर सर फरवरी जनवरी के लास्ट में। कौन बोला जनवरी के लास्ट वाला? कौन है? आसिया? यस सर।
कौन सा स्कूल है ऐसे जनवरी एंड में कौन ले रहा सर मानव भारती। है? सर बस यार ये रोटेशन एक बार खत्म हो जाए ना तो फिर मैं बहुत तेजी से करा सकता हूँ रोटेशन तक। विद बाकी बैच फिनिश हो गई तो मैं टाइम भी बढ़ा सकता हूँ। ये सीख जाओ रोटेशन तक की फिजिक्स, फिर कोई टेंशन नहीं। सर वो न्यू बैच में कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा अभी तो वो शुरू हुई, उसमें अभी मोशन इन 1D हो। वेक्टर्स अब स्टार्ट करूंगा उसमें मैं एक आध क्लास में। सर उस बैच की टाइमिंग्स क्या है? यार निष्कर्ष से ले लेना यार, नहीं गड़बड़ बता दूंगा। मंडे फ्राइडे सैटरडे निष्कर्ष से ले लेना, लिख लिया था। पर सेम ही तो टाइमिंग है उस वाले बैच की भी। हाँ मंडे फ्राइडे ये सेम टाइम है और सैटरडे 2 to 3:30। एक सेकेंड सर। हाँ एक सेकंड। डन सर। सर एक सेकंड। सर वो पेपर चेक होगा? हाँ रशाद हो गए होंगे यार पेपर, मैं चेक नहीं करता ऑनेस्टली बता, मैं कर नहीं सकता चेक, टाइम नहीं होता। हो गए होंगे वो आगे हो। अच्छा एक आध दिन में शायद डाल देंगे रिजल्ट। पेपर बना सकते हैं, कुछ डाउट्स है उसमें तो मुझसे पूछ लेना, हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व साथ में करेंगे सर। सॉल्व क्वेश्चन लिख लो।
सो वो क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? फाइंड Find also kinetic energy of wheel at this point. Find also kinetic energy of wheel at this point. So देखो आसिया के आंसर्स भी आ गए। सर जी ये फ्रिक्शनलेस के बाद क्या लिखा है? बियरिंग्स, ओके बॉल बियरिंग्स होती है ना जो टायर में पड़ी रिम में पड़ी होती है साइड में, बियरिंग्स। चलिए लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब पहले समझो देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है। फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील ऐसे समझो, ये जो कैप है ना बॉटल का कैप, इसे ऐसा समझ लो फ्लाई व्हील डिस्क होती है बेसिकली। उस फ्लाई व्हील पर आपने क्या किया हुआ है, कुछ वायर आपने वाउंड कर, फ्लाई व्हील के ऊपर आपने वायर को वाउंड किया हुआ है ऐसे कर, ये वायर वाउंडेड है। अब जब वो वायर को खींचोगे ना, अगर आप वायर को खींचेंगे तो ये व्हील रोटेट होना शुरू होगा, ऐसे होगा। अगर इस फ्लाई व्हील को मैं दीवार में लगा दूं और इस पे वायर या कुछ थ्रेड बांध दूं, जब इस थ्रेड को खींचना शुरू करूंगा तो ये व्हील रोटेट होना शुरू होगा। भाई ये समझ में आया? जरा एक इमेज बनी कि होगा कैसे? यस सर। यस सर जैसे लट्टू करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है कि लट्टू फिक्स नहीं होता ना, इसे दीवार में फिक्स करके खींच रहा है। हाँ बताओ, और भी कोई कुछ बोल रहा था, एकदम रुक गया। एक ही जगह पे रोटेट करता रहेगा ना? बस मैं खींचता चला जा रहा हूँ और रोटेट होता चला जा रहा हूँ। तो इसको ना फ्लाई व्हील को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्लाई व्हील को हमेशा डिस्क की तरह लिया करो, ये फ्लाई व्हील है, इसको यहाँ कहीं ऐसे करके फिक्स कर दिया दीवार में। ये रेडियस है व्हील का, और यहाँ वायर के ना आपने टर्न्स लिए हुए इसके ऊपर, ये वायर के टर्न्स है। कई टर्न्स हैं, आप यहाँ से पकड़कर वायर को खींचना शुरू करते हो, कुछ फोर्स लगा रहे हो। तो डेटा देख लें क्या क्या दिया हुआ है। तो उसने दिया है मास है 20 kg, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 25 न्यूटन की फोर्स लगाई है। चलो जी, 25 kg मास है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर और 25 न्यूटन की फोर्स लगा है। पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है जी सर मास 20 kg। 20 kg। तो सबसे पहले ना कहानी शुरू करने से पहले सोचो कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के तरीके क्या क्या। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप टॉर्क के थ्रू कैलकुलेट कर लो। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। यहां से तुम्हें दिखना चाहिए कि अल्फा आ जाएगा टाउ बाय आई। बट परेशानी यह है कि डायरेक्टली न तो टॉर्क दिया उसने, न मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम निकाल सकते हो। फ्लाई व्हील इज बेसिकली अ डिस्क, हाफ mr square, so that's half m is 20, r is 0.2 square, 10 हो गया। तो I is 10 multiplied by 0.04। हाँ सवालिया फोर्स कॉर्ड पर अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल जो कॉर्ड है ना उसको खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। तो भाई ये आ गया 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है R परपेंडिकुलर इनटू F। R परपेंडिकुलर R है जिसे आप 0.20 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स 25 है। टॉर्क आ गया 0.5 न्यूटन। इसे मैं 3 कह देता हूं और इसे मैं 2 कह देता हूं।
तो ये ना देखो फोर्स ऐसे अप्लाई करिए, ये रेडियस है, एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ तक बताओ मुझे, थर्ड तक आया? अल्फा आ जाएगा बस। सर फोर्स तो उस पे अप्लाई किया जा रहा है कॉर्ड पे, तो सर हम तो ये 25 क्यों मल्टीप्लाई किया सर टॉर्क निकालने के लिए? हाँ, फोर्स हमने अप्लाई करी कॉर्ड के ऊपर, अब कॉर्ड ही तो खींच रही है व्हील को। यस सर। जो फोर्स कॉर्ड पर अप्लाई होगी वही व्हील पर एक्ट कर रही है। यस सर। कर रही है इसलिए। यस सर, यस सर। अब अगर मैं 2 और 3 को, वही लट्टू देखा है आप लोगों ने, बड़ा अच्छा एग्जांपल याद दिला। यस सर। यस सर। तो ज्यादा लट्टू का खेल है ना, बिल्कुल वही है, आप रस्सी खींच रहे हो वो घूम रहा है, बस फर्क ये है कि लट्टू फिक्स नहीं होता कहीं, आपने लट्टू को दीवार में फिक्स कर दिया और आप खींच रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं, तो घूमना शुरू कर देगा। तो इसे प्रिसीजन कहते हैं क्या? प्रिसिशन ये नहीं होता, प्रिसिशन होता है लट्टू का जब वो रोटेट भी करे और उसके बाद ऐसे भी घूम रहा, वो वॉल में फिक्स करके नहीं होगा। अभी हर्षित यूज करा है लट्टू? यस सर। अच्छा, होता है, मुझे लगा दिल्ली वाले बता केजी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 5/4 हो जाएगा ना, 1.25। चलो भाई फर्स्ट आ गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए, सेकंड में क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय वर्क द। डन। वर्क डन ना तुम दो तरह से निकाल सकते हो। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये जो तुमने फोर्स लगाई ना, तो ये जो थ्रेड है वो यहां से यहां आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है देख लो जरा सा। सर क्या बोलेंगे दोबारा? थ्रेड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जब खींचा ना, तो कितना खींच गया थ्रेड? अरे 2 पढ़ो पाई आर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा होगा कि थ्रेड को कितना खींचा है। 2 मीटर। 2 मीटर खींचा है। तो 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी और 2 मीटर से, मतलब पहले थ्रेड यहां होगा फिर यहां आ गया, दिख रहा है ना डिस्प्लेस क्या है? वर्क डन लिख सकते। यस सर। डॉट एस। मुझे डायरेक्शंस बताने शुरू करो, फोर्स कहां एक्ट कर रही है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट, 0। डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? डाउनवर्ड्स। एंगल इज 0। It's 25, displacement is 2, cos 0 is 1. So this is 50. सर ये क्या डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आया। अच्छा, तो तुम्हें फिर से देखना पड़ेगा। ये दिख रहा है, ये आपका फ्लाई व्हील है और ये थ्रेड यहाँ था, आपने थ्रेड को खींचना शुरू किया तो ये घूमेगा। हाँ, और ये थ्रेड घूस के खुलने की वजह से यहाँ तक आ गया, तो जो थ्रेड यहाँ था वो नीचे तक आ गया। समझ में आया? यस यस। ये सर ये 0.2 into 25 ये 5 नहीं होना चाहिए? दोबारा हर्षित, कहाँ पर? टॉर्क 5 न्यूटन मीटर नहीं आ रही है? टॉर्क 0.2 रेडियस इनटू 25, 0.5 नहीं होगी, 50 हो जाएगा, 0.5 ही तो आएगी। 20 सेंटीमीटर रेडियस लोगे ना। सर तो 0.2 into 25 तो 5 आना चाहिए ना? अच्छा, 0.2 into 25, हाँ 5 आना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, देखना एक बार, चेक करना। सर मल्टीप्लिकेशन में बड़ा है। सर एक क्वेश्चन सर, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर थी या 2 सेंटीमीटर थी? यहाँ ना दो गलतियां, इतने सारे लोग बैठे हैं, गलतियां नहीं। 0.2 का स्क्वायर इज 0.04, तो ये आ गया 0.4। चलो ये तो सही है। सर वो और रेडियस 20 सेंटीमीटर ही था। 20 था।
तो यस यहाँ ना देखो यहाँ गड़बड़ हो रही थी 5/0.4 तो ये कितना आ जाएगा ये आएगा 12 पॉइंट तो अगर 50 ले जाऊं 12.5 तो ये वर्क डन आया 50 जूल। थैंक यू हर्षित, ये आगे बढ़ना परेशान करता है मुझे। भाई यहाँ तक बताओ ये आया इतना? यस सर। यस सर। अच्छा अब अगर वर्क डन आ गया, एक तो वर्क डन ऐसे आया, क्या तुम ये वर्क डन रोटेशन से निकाल सकते हो? क्योंकि जब ये थ्रेड ट्रांसलेट कर रहा है तो व्हील रोटेट कर रहा है। सोचो जरा ये कि थ्रेड का ट्रांसलेशन और व्हील का रोटेशन ये इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है? सर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड कर रहा है ना। थीटा को मतलब व्हील के रोटेशन को और थ्रेड के डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकता हूं। तो वर्क डन मैं टॉर्क से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, रिजल्ट आना चाहिए से। अब देखो अब यहां पर कुछ लोग परेशान होंगे। टॉर्क एक्ट कर रही है, टॉर्क की वजह से बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जो आ रहा है वो भी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ये दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं जैसे यहां लिया था, तो ये आएगा थीटा कॉस 0 टाउ थीटा कॉस 0। इसमें मैं कॉस 0 का फिर से रीजन बता रहा हूं। देखो टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, इस वजह से एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अब यहां एक परेशानी है कि टॉर्क तो मुझे पता है, थीटा नहीं पता। कोई बताएगा मुझे थीटा कैसे आएगा? सो 0 आएगा। अरे नहीं यार, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील। रोटेट हुआ है, व्हील का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो जाएगा? वेरी गुड साजिद। सर उस फॉर्मूले से निकल जाएगा जो विल ओमेगा बाय एक साजिद ने दिया, साजिद के अलावा कोई और बताएगा मुझे? क्लास में एक रमशा का आंसर आया, बहुत बड़े, 2 आंसर्स आ गए। और कोई? दोनों के सही आंसर, एक साजिद एक रमशा। और सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा व्हील का? मुझे तो पता है कि कॉर्ड कितना मूव हुआ 2 मीटर से, मैं चाहता हूँ व्हील का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए मुझे कि व्हील कितना रोटेट। कोई नहीं। हाँ अरे भाई हाँ हर्षित का भी आया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। ये रोटेशन की स्टार्टिंग में किया था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज आर थीटा, तो थीटा आ जाएगा L/R। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, आर है 20 सेंटीमीटर 0.2, तो थीटा है 10 रेडियन। तो जब आप टॉर्क लोगे ना, वर्क डन जब आप लेंगे, अच्छा अब भी तुम्हारे नहीं समझ में आया सवाल है, अभी रुक जाओ जरा, मैं इसको खत्म कर लूं फिर दोबारा समझाता हूं। वर्क डन इज टॉर्क इज 5, थीटा इज 10, वर्क डन इज 50 जूल। वर्क डन इज 50, तो दोनों तरह से 50 जूल आएगा। सवाल है सुनना जरा ढंग से, सुनना भी और देखना भी। मैं 2 बार दिखा चुका हूं ये सबको, फिर तुम लोग देखते नहीं हो, कहते हो नहीं समझ में आया। ये है व्हील और ये है थ्रेड आपका यहाँ पर। इसको बड़ा कर दूं, ये है व्हील और ये थ्रेड रखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं थ्रेड को खींचो, 20 सेंटीमीटर नीचे तक खींच दो। 20 सेंटीमीटर ये थ्रेड नीचे आ गया, 20 सेंटीमीटर खींच दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे बताओ व्हील रोटेट कितना हुआ? थ्रेड को 20 सेंटीमीटर खींच दिया आपने, व्हील बताना है आपको कितना रोटेट हुआ। सवाल है, आप समझ में आया? यस सर। सरकमफेरेंस नहीं है, वो जितना थ्रेड खींच रहा हूं वो है। अब वो जो थ्रेड खींचेगा उसके हिसाब से आपका व्हील भी रोटेट होगा। तो व्हील जो रोटेट हुआ वो लिख दिया मैंने।
तो यहाँ से हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। बताइए ये पार्ट्स आए समझ में? अच्छा चलिए ये आ गया। मुझे काइनेटिक एनर्जी के लिए मेथड्स बता सकते हो? मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए व्हील की, क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं। हाँ सर फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो मतलब फॉर्मूला होता है 1/2। आप एक काम कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, जो आसान काम है। देखो इस न्यूमेरिकल को ऐसे करना कि अगला तुमसे हो पाए। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल इज 0 क्योंकि इनिशियली व्हील रेस्ट में था। इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है यार। वर्क डन आपने कैलकुलेट करा है 50 जूल आया। फाइनल निकालना है। इनिशियली तो व्हील रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी आ गई 50 जूल। यहां बताइए मुझे, ये समझ में आया आपके? अरे भाई बताओ, ये आया इतना? यस सर। यस सर। इसी को Yes, कैलकुलेट sir. करने का कोई और भी मेथड है ना? आई ओमेगा स्क्वायर से आ जाएगा। यस सर। आई तो पता है कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/2 mr²। 0.4। ओमेगा नहीं पता, कोई बता सकता है मुझे ओमेगा कैसे लाएंगे? देखो आई तो मैंने कैलकुलेट किया था, ओमेगा बताओ मुझे कैसे आएगा? कोई बता सकता है मुझे ओमेगा? कोई नहीं बताएगा। आसिया, ओमेगा कैसे आएगा? तुम्हारे दोनों आंसर्स ठीक थे। सर मैंने फर्स्ट मेथड से किया था। हाँ अब बताओ मुझे ओमेगा कैसे आएगा? सोचो, सिर्फ आंसर निकालने से थोड़ा ना होता है। सोचो और सोचो, तुमने फर्स्ट इतना कर लिया तो आगे तुम सोच सकती हो। याद रखना सवाल आसिया, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आंसर्स नहीं। सर फॉर्मूले से। कौन सा बताओ मुझे? गुड, बिल्कुल सही कह रही है। कौन सा रिलेशन? हाँ रशिया। वो वाला। सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यस सर, इज इक्वल्स टू 2a थीटा। साजिद वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी थोड़ी ना है। ओमेगा नॉट देखिए 0 है। अल्फा आपने कैलकुलेट किया था 12.5 रेडियन पर सेकेंड आया था, और थीटा भी आप लोगों ने कुछ करा बताया था मुझे, क्या था? थीटा की तरह 10 रेडियन था। तो अगर ये सारी वैल्यू यहाँ रख दूं, वो पूरी क्लास में मैं ही नहीं सॉल्व करने वाला, बस इस न्यूमेरिकल को कर रहा हूँ, इसके बाद तुम करोगे। 12 सीख लो इतना कि आगे के न्यूमेरिकल्स हो जाएं तुमसे। 12.5 250 0.4 ओमेगा into 250 50। देखिए मैंने ज्यादातर पार्ट्स दो मेथड से करा दिए कि शायद किसी न्यूमेरिकल में कोई एक मेथड पॉसिबल ना हो तो आप दूसरे से कर दें। डाउट्स बताइए मुझे इन 3 पार्ट्स, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना इसको इन्हीं में से कुछ घुमा फिरा कर यूज कर रहा हूँ। सर ये जो आपने रोटेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की सर, ये हर जगह वैलिड होगी? ये सिर्फ तब वैलिड है जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। ओह यस सर, ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? खुदा, फातिमा, शाइस्ता, चलो मैं लास्ट स्लाइड पे ले आता हूँ, उसे लिख लेना तो मुझे बता देना। शाइस्ता तुम्हारे रिस्पॉन्सेस नहीं है आज बिल्कुल भी। सामिया तुम्हारे रिस्पॉन्सेस नहीं है। फातिमा तो चलो फातिमा
जब कुछ होता है दे देती है आंसर, लीना कभी आ जाता है, ये तो नमूने नहीं है। हिमांशु तुम आज भी लेट आए हो ना? अरे ओमेगा स्क्वायर था ना, उसको ओमेगा स्क्वायर 250 हो गया। अब 2 इंटू 0.2 हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे 0.2 इंटू 250। कुछ तो करके देखो साजिद, खुद एक बात तो करो। सब मैं करके दूंगा। हिमांशु तुम ना क्लासेस भी मिस करते हो, तुम आगे पीछे बहुत गड़बड़ करते हो। तुम्हारे फादर से तो मैं बात करूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर अभी मैं रेगुलर मिस नहीं कर रहा, आज लेट हुआ था बस। मैं बात करूंगा, ये 1-1.5 महीने का जो तुम्हारा प्रोग्रेस है ना, वो बात करूंगा उनसे जरा। पता चलेगी ऐसी कौन सी मैथ्स क्लास है जो हमारी क्लास के साथ ही क्लैश करती है। चलो जी, इसको रब कर दूं मैं। सामना और शाइस्ता, मुझे आंसर्स चाहिए आप लोगों के अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल से। 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग आंसर्स दें। सर प्लीज लगा दीजिए। सर 1 मिनट पहली वाली स्लाइड लगा दीजिए, पिछली वाली। खुद आ रहा हूं मैं लास्ट स्लाइड। डन सर। अब संडे, ये जो संडे और सैटरडे वाली क्लास है, इसमें कौन बहुत रेगुलर है? हमदा। हमदा तुमने सारी क्लासेस करी है ना, कभी कुछ मिस नहीं किया? हमदा एक काम करना बच्चे, मुझे ना जरा जो मैं संडे क्लास लेता हूँ या सैटरडे लेता हूँ, उसके नोट्स की पिक लेकर मुझे भेज देना। कुछ बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं आपने टॉपिक स्किप करे। मैं शुरू से कह चुका हूँ कि मैं क्लास में, मेरी मजबूरी है कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रह पाऊंगा, क्योंकि हर तरह के बच्चे मिक्स्ड हैं। बाकी चीजें मैं सैटरडे या संडे कराता हूँ। वो सैटरडे संडे आते नहीं है, कहते हैं टॉपिक्स मिस रहे हैं नोट्स में से। तो एक बार मुझे प्लीज भेज देना। अरे रब करूं इसे? Yes, sir. नो सर। कोई नो वाला भी है, सवाले होगी यार, बहुत स्लो लिखते हैं। और एक बात याद रखना, देखिए मैं जो क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ वो या तो एनसीईआरटी के होते हैं या उन टेक्स्ट बुक्स के जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ऐसा मत करना कभी कि मैं क्वेश्चन दूं, आप बुक से सॉल्यूशन देखें और आंसर लिख दें। और मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका नुकसान है उसमें, आप सीख नहीं पाएंगे। और मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करा के चला जाऊं क्लास से। एक न्यूमेरिकल में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं, इसलिए ताकि आप सीख जाएं और अगले में आप अप्लाई कर पाए। थोड़ी दिमाग को तकलीफ दो। अगर आप सॉल्यूशन सामने रखकर करेंगे तो दिमाग पेन ही नहीं लेगा, सीख ही नहीं पाओगे। हमेशा ये कहते रहोगे फिजिक्स नहीं समझ में आती। इरशाद यार, मैं ना इसको सेव नहीं करता हूँ, सेव नहीं हो पाते हैं ये नोट्स। कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे हर स्लाइड के बाद एक सेव करना पड़ेगा जो मुझे याद नहीं रहता। तो आप चेक तो YouTube चैनल से कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दो एक बार। सारे, मेरे तो सारे लेक्चर्स पढ़ते ही हैं। A cord is wound around the circumference of a wheel of diameter 0.3 meter
The axis of wheel is horizontal. तो भाई यहां तक तो वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन था. यहां से थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है. मास ऑफ 5 kg is attached. थोड़ा सा चेंज दे रहा हूं बस. At the end of cord and is allowed to fall to rest. बेसिकली जो इतनी कहानी है ना ये वाली, ये फोर्स कैलकुलेट करवाएगी आपसे. जो फोर्स डायरेक्टली दी थी ना लास्ट न्यूमेरिकल में 25 न्यूटन, वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इतना डेटा दिया है. सो क्या आसिया? आसिया कुछ गड़बड़ है बच्चे, चेक करो एक बार. और किसी का कोई आंसर नहीं है भाई? आपसे नहीं हो पा रहा तो मैं सॉल्व करूं या कोई कर रहा नहीं है? बस एक सेकंड कर रहा हूँ सर. सर एक सेकेंड. करिए करिए.
शौकी मुबशिरा, चलो भाई सबने ट्राई कर लिया एक एक बार, अब साथ में सॉल्व करते हैं। पता है आप लोगों के साथ, कईयों के साथ प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम शुरू करनी नहीं आती। शुरू कहां से करें? शुरू हमेशा करो गिवन क्या क्या है उससे। आपको एक व्हील दिया है, व्हील बना दीजिए। व्हील का कुछ रेडियस होगा, व्हील का कुछ मास होगा, सब लिख दीजिए। व्हील का रेडियस है डायमीटर बाय 2, 0.3 बाय 2, 0.15 मीटर। Axis of the wheel is horizontal. Mass of 5 kg is attached at the end of the cord. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लायक डेटा तो नहीं है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, हाफ mr स्क्वायर से तो नहीं आ सकता। और देखो क्या क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, फिर देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। रेडियस दिया है, अब उसने कहा यहां जो थ्रेड लगा है ना उससे एक मास लगा दिया, ये मास दिया है। तो देखेंगे जरा मास का क्या रोल हो सकता है। इट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट if weight fall 1.5 meter in 4 seconds. इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, टाइम लगा 4 सेकंड्स। तो भाई कुछ तो एक्सेलरेशन होगा मास का। एक बात बताओ मुझे ईमानदारी की, बिल्कुल आप में से कितनों को लगता है कि इस मास का एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा? बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली जितनी तुमने फिजिक्स सीखी है उसकी बेसिस पर कितनों को ही लगता है कि ए जी के इक्वल होगा? यस और नो लिखते जाओ। जिसको लगता है ए जी के इक्वल होगा और जिसे लगता है ए जी के इक्वल नहीं होगा। ओके ओके गुड। देखो यस जो बच्चे कह रहे हैं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्री फॉल में ये मास तब होगा जब थ्रेड नहीं होगा। अगर थ्रेड नहीं होता ना तो ये फ्री फॉल में होता। ऐसे सोचो ना, थ्रेड के थ्रू ये मास व्हील से अटैच्ड है, जब मास गिरेगा तो व्हील भी गिरेगा और व्हील रोटेट होगा, तो ये मास फ्री फॉल में तो नहीं, तो ए जी के इक्वल नहीं होगा। ये मास फ्री फॉल में नहीं है। कोई मास फ्री फॉल में नहीं है। ए चाहिए आपको एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो एस दिया है, टी दिया है, इनिशियली सब रेस्ट में था u0, और तो कुछ दिया नहीं है ना। अब पूछ क्या रहा है? आई पूछ रहा है। अब इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी जाती है, तो डेटा लिख दिया। अब ये सोचने का काम है कि आप आई निकालोगे कैसे। तो एक बहुत आसान तरीका हो सकता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, किसी तरह से टॉर्क निकाल दें, अल्फा निकाल दें, ये ना अल्फा को लिख सकते हो टाउ बाय आई। किसी तरह से टाउ निकाल दो, किसी तरह से आई निकाल दो, ये काम हो जाएगा तुम्हारे पास ना। सॉरी आई तो चाहिए, तो अल्फा आ जाएगा, आई इज टाउ बाय। अब तुम अपने दिमाग की सारी एनर्जी लगाओ, टाउ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाउ कैलकुलेट करने के लिए देखो यहां वेट है mg, रेडियस इज r, तो टॉर्क को लिख सकते हैं इट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क लिखते हैं ना r परपेंडिकुलर इनटू f। टॉर्क आ गया। अल्फा के लिए आप ऐसे सोचो, देखो s दिया है, u दिया है, a निकाल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। सवाल यार, ये ना जब वो कह रहा है व्हील रोटेट करेगा, इसका मतलब रो
लगी पड़ी है, घुमाकर आपने व्हील पर लगा रखा है कि जब मास गिरेगा तो व्हील रोटेट करेगा। आप जो ले रही हैं वो एक्सट्रीम केस है। कभी भी ना अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम नहीं करते इस वाले। वो कह रहा है ना आपसे व्हील रोटेट कर रहा है, अब आप अगर ये एज्यूम करोगे कि ये बिल्कुल थ्रेड कॉर्नर पे था तो व्हील रोटेट कैसे करता है, वो बेवकूफी का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे। कह रहा रोटेट कर रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं वाउंड होगा, है ना, लिखा हुआ भी है वाउंड। भाई यहाँ तक बताइए, सेकंड तक समझ में आया? सर आपने अब तो यहाँ पे ग्रेविटी की जी ले ली है। तुम बताओगे तभी समझ में आएगा मुझे कि कुछ पढ़ा पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। हेलो सर, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, साजिद, हिमांशु, हर्षद, mass is 5, g is 10। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ अब ठीक आएगी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही हाँ है। सर, मैं वो कह रहा था ना कि अभी तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन में से निकालेंगे, अभी आप जी की वैल्यू पुट कर रहे हो उसके लिए। हाँ देखो सर, दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, एक तो मैं यहाँ पर वेट तो mg होगा ना हर्षित, वेट तो चेंज नहीं करता बॉडी का। यस सर। तो जो वेट तो सेम रहेगा, लाइक अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बॉडी अलग एक्सेलरेशन से गिर रही है तो आप ये कह दो उसका वेट कुछ और हुआ होगा। वेट तो mg रहेगा। यस सर। यहाँ पे टॉर्क जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स तो वेट है, तो rmg, बट एक्सेलरेशन अलग होगा जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन अलग आएगा। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, आपको एक व्हील दिया है, व्हील को किसी एक फिक्स सपोर्ट पर फिक्स कर दिया, व्हील पर एक थ्रेड बांधा, थ्रेड से एक मास अटैच कर दिया और मास को छोड़ा। जब वैसे से मास नीचे जाएगा ये व्हील रोटेट करना शुरू करेगा। ये कहानी है पूरी। मास नीचे जा रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है। मास फ्री फॉल में नहीं है, मास फ्री फॉल में नहीं, अटैच्ड है व्हील से, तो मास धीरे धीरे नीचे जाएगा और व्हील रोटेट कर जाएगा। आपको निकालना है बेसिकली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रेडियस दिया है, मास दिया है, व्हील का मास नहीं दिया, जो मास अटैच्ड है वो दिया है। डिस्प्लेसमेंट दिया है कि ये मास कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर करेगा। टाउ होता है आई अल्फा, आई आ जाएगा टाउ बाय अल्फा। तो मैं पहले बता रहा हूँ टाउ कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो यहाँ पर वेट mg लगा हुआ है कॉर्ड के साथ, इस व्हील के साथ। तो टॉर्क होता है r परपेंडिकुलर इनटू f। r परपेंडिकुलर को r लिख दिया, f को mg लिख दिया, 0.5 इंटू 5 इंटू 10 आ जाएगा। 0.5 इंटू 5 कितना होता है? 0.75। हाँ 7। शाइस्ता अब बताओ आया ये? हिमांशु, अरे हिमांशु बता दिया। वो 0.25 होता है ना? 55 5 75। अब इसके बाद अल्फा कैलकुलेट करना। तो देखो अल्फा के लिए हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, s is ut plus half at square। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे, it's 1.5, u is 0 plus half, acceleration is a, time is 4 square। So 1.5 is 16 by 2, 8 हो जाएगा, 8a। तो यहाँ से a आ गया 1.5 by 8। So your linear acceleration is 1.5 by 8 meter per second square। तो ये जो मास गिर रहा है ना नीचे, ये जो गिरता जा रहा है, इसका लीनियर एक्सेलरेशन है 0.5 by 8, 1.5 by 8। अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे? अब इसका गिरना और व्हील का रोटेट होना रिलेटेड है, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन को आप व्हील के एंगुलर एक्सेलरेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील, तो आप लिखोगे a इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r। अल्फा आएगा a बाय r। रेडियस ऑफ द व्हील कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा 0.15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जो मैंने आपसे कहा था भाई आपको आई चाहिए ना, तो टाउ बाय अल्फा करेंगे। टाउ ये रहा है ना, अल्फा यहाँ कैलकुलेट कर दिया।
So इसको कुछ नाम दे दूं, इसे कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ये नहीं है इक्वेशन 2, इसे 3 कह देता हूँ। 2 और 3 को 1 में रख दीजिए। अब बताइए मुझे आई कितना आ रहा है, और करिए एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन करिए, तब कुछ दिमाग में जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है हाँ, दोबारा बच्चे क्या सर? पिछली स्लाइड में सेकेंड इक्वेशन देखना है। स्लाइड ही कर देता हूँ। नहीं यार, कुछ गड़बड़, एक बार चेक और करो। सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ। सर आपने ये की बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हाफ mr² की नहीं होगा? होगा हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन मास दिया ही नहीं है, तो मैं डिस्क का तो निकालोगे कहाँ? ओके सर। सर ये जो मास है वो फ्री फॉल में इसलिए नहीं है क्योंकि वो अटैच्ड है। हम्म। हमजा, कार्ड कौन सा, कौन से कार्ड की बात कर रहे हो हमजा? ये तो व्हील है ना। ये जो मास दिया है ना, ये कॉर्ड का मास है ना, ये व्हील का मास है। ये तो आपको अलग से कॉर्ड में एक ब्लॉक अटैच कर दिया है। नहीं सर, मैं व्हील की बात बोल रहा था। व्हील तो हैवी होगा, कंपैरेटिव हैवी। अच्छा 6 आ रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका आई आ गया, इट्स टाउ विच इज 7.5 divided by alpha which is 1.5 into 8 into 0.15। अगर इसे मैं कैंसिल कर दूं तो 0.1 आ जाएगा, तो आ गया 7.5 into 0.8। तो 7.5 into 0.8 कितना होता है? एक बार मैं खुद मल्टीप्लाई करूं, बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। 6 ही आ रहा है सर। चलो 6 यार, चलो जी ठीक है। भाई क्लियर हुआ ये? यस सर।
सो ओके, इसके बाद अब इसमें ना वो आपसे कई चीजें करवा सकता है, हो सकता है कहीं पावर कैलकुलेट करवा ले, कहीं काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, बट बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा न्यूमेरिकल्स में। आज असाइनमेंट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस और शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या चीज। थोड़ी सी थ्योरी देख लो, फिर उसके बाद वो दिखाता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज लाइक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए था सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, यहां भी कंडीशन यही है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है तो टाउ एक्सटर्नल जो होगा दैट विल बी 0। आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करती। अब आपको पता है कि जब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है, टॉर्क इज dl ओवर dt, ये हमने रिलेशन ड्राइव किया। अगर टाउ एक्सटर्नल को आप 0 लिख दीजिए तो हो जाएगा dl ओवर dt इज 0। दैट मींस l इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। This is conservation of angular momentum, that for an isolated system L is equal to constant. L को आप ऐसे लिख सकते हैं, L is I omega which is equal to constant. अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट जिस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। कांस्टेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है, कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मुझे यहां तक बताइए, इतना आया समझ में आप लोगों को? आया सर। अब देखो, यहां से I1 इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब यहाँ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो एक बहुत बेसिक सा लॉजिक यूज कर रहे होंगे। लॉजिक समझिए। यहां तक मुझे डाउट्स बताइए, फातिमा, रमशा, हिमांशु, डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? चलो इतना लिख लो, फिर ये समझाते हैं। यहां तक लिख लो, जल्दी से लिख लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट है बस, मैं आपको ये समझा दूं। सर अभी कितना बचा है चैप्टर? इसमें इसके बाद रोलिंग और है, सो मेरा से एक लेक्चर या 2 लेक्चर और लगेंगे। सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास लेके ना वाइंड अप करो साजिद, क्योंकि L का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर एक टर्म है जिसका डिफरेंशिएट करने पर 0 आता है, इसका मतलब वो टर्म कांस्टेंट है। डन सर। सबने लिख लिया? सो देखिए, इसको हम यूज कैसे करेंगे कैलकुलेशंस में। I ओमेगा इज कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट लिखने का मतलब है, मान लो जब I की मैंने कुछ वैल्यू ली 3, ओमेगा की कुछ वैल्यू ली 12, 2 और मल्टीप्लाई कर 6 आ गया। देखिए, न तो I कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर सकता है, ओमेगा चेंज कर सकता है। जो चीज कांस्टेंट रहेगी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ I एंड ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, बट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 लिया, एंगुलर वेलोसिटी 2 है, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। अगर मैं I चेंज कर दूं, मान लो मैंने I को 2 कर दिया, मुझे बताओगे ओमेगा कितना होना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी 6। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी 1। तो देख रहा है तुम्हें, अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते चले जा रहे हो, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चलेगी। जैसे जैसे तुम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करोगे, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर I डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा। और ये बहुत जगह दिखता है, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं इसके ऊपर। इतना लिख लो बस, वो वीडियो दिखाकर हम क्लास खत्म कर देंगे। कल इसकी कैलकुलेशंस करेंगे और कल से होपफुली रोलिंग भी शुरू कर देंगे। सर तो इन दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहना सही होगा? यार हाँ, लिख सकते हो तुम, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो I इज कांस्टेंट बाय ओमेगा आता है। और सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कम होते आना मतलब मास और रेडियस का एक साथ कम होना ना?
क्योंकि अगर सिर्फ ये रेडियस कम होगा तो मास तो अल्टीमेटली कम होगा ही। मास कांस्टेंट है, आर कम हो रहा है। नेक्स्ट सर बट अगर कोई चीज अगर सपोज श्रिंक कर रही है तो उसमें तो मास कम ही होगा ना। मास तब कम होगा जब उसमें से कुछ कट कर बाहर चला जाए, डेंसिटी बढ़ जाती है ना, करीब आती चली जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, यस सर यस सर। मास नहीं बढ़ जाएगा। ये लिखा है इतना आप लोगों ने? वेरी गुड। यस सर। ये लिख लिया अगर तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आपको एक वीडियो भाई, ये वीडियो विजिबल है? यस सर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे से दिखा। सो इनके हाथ में ना 2 मासेस हैं और ये एक टेबल पर बैठे हुए हैं, दिस इज ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस टेबल, कुछ नहीं है इनके हाथ में, ये 2 मासेस रखे हुए हैं। सो द लॉजिक इज, जब ये हाथ इनके दोनों स्प्रेड आउट है, दैट मींस रेडियस बहुत ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा सिस्टम का। उसके बाद ये हाथ फोल्ड करेंगे, हाथ फोल्ड करने से सिस्टम का रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब हाथ खुले हुए हैं तो रेडियस ज्यादा है, दिस इज रेडियस, ये एक्सिस है जो इनके सेंटर से पास हो रहा है, ये रेडियस है सिस्टम का। रेडियस ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। ये हाथों को जैसे ही फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते ही रेडियस कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और जैसा अभी हमने देखा था एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए। तो करके देखिए जरा। सो इसने रोटेट करना शुरू किया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम। जैसे ये फोल्ड करेगा स्पीड बढ़ गई रोटेशन की, जस्ट बिकॉज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, स्पीड ऑफ रोटेशन कम। तो इन ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल्स, ऑल एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम इसी फैक्ट को यूज करेंगे। भैया आया समझ में कुछ? यस सर। यस सर। बस दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, बट लॉजिक यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वो न्यूमेरिकल्स क्या हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या हैं, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही, क्लास ओवर। थैंक यू